हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज महाराजा ईटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं देखिए आपको बताता हूं चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 3, जो कि आपको दे रखा है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, यानी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर खींची जा सकती है तो उसका समीकरण वो कैसे निकालें, और उसी बिंदु पर यानी अभिलंब खींचा जा सकता है वो कैसे निकालें। तो देखिए, ये चीज समझाने के लिए मैंने एक चित्र भी बना रखा है। उधर से ही पहले शुरुआत करता हूं। मान लीजिए किसी वक्र का समीकरण आपको दे रखा है y = fx। इस तरीके से कोई भी वक्र हो सकता है। अभी त्रिकोणमिति का भी हो सकता है, x की पावर n वाला भी हो सकता है, log x का भी हो सकता है, e की पावर x वाला भी हो सकता है। तो किसी वक्र जिसका आपको समीकरण दे रखा है y = fx, और उसी वक्र पर मान लीजिए कोई बिंदु है x1 y1। तो देखिए, जो वक्र था y = fx, वो चित्र में मैंने इस तरीके से दिखाया। यह है वक्र का समीकरण y = fx, और इसी वक्र पर एक बिंदु है x1 y1। वो देखिए मैंने यहां मान लिया। ये वक्र है, देखिए y = fx, जिसका ग्राफ मैंने बना रखा है, और ये वक्र पर बिंदु है x1 y1। तो इस बिंदु पर वक्र को स्पर्श करती हुई जो रेखा होगी वो होती है स्पर्श रेखा। देखिए, बिंदु है x1 y1 और ये है वक्र। तो वक्र के इस बिंदु पर ऐसी रेखा अगर हम खींचे जो वक्र को स्पर्श करती हुई जाए, यानी जैसे मैंने चित्र में बना रखा है, तो ये होती है वक्र की स्पर्श रेखा। ये मैंने यहां लिख दिया है, यानी ये जो रेखा है ये वक्र की स्पर्श रेखा है। अब आता है, आप लोग सोचेंगे कि अभिलंब कौन सी रेखा होगी, क्योंकि आपने देखिए स्पर्श रेखा पढ़ रखी है, क्योंकि 10th में भी ऐसा टॉपिक था, वृत्त की स्पर्श रेखा। लेकिन अब आता है अभिलंब की बात। ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, न 10th में न 11th में। तो अभिलंब, जैसे नाम से ही पता लगता है, लंब, यानी ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा के लंबवत हो। ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा के लंबवत हो, यानी 90 डिग्री पे, और इसी बिंदु से होके जाए जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। यानी वक्र के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा हमने खींची है, यानी कौन सा बिंदु, x1 y1, इसी बिंदु पर अगर हम ऐसी रेखा खींचें जो स्पर्श रेखा के लंबवत हो, यानी ये रेखा देखिए इस तरीके से होगी। ये रेखा देखिए जो मैंने खींची, ये इसी बिंदु पर खींची x1 y1। वक्र के इसी बिंदु पर देखिए दोनों रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा भी है और अभिलंब भी है। यानी ये रेखा जो है जो स्पर्श रेखा के लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री पर, ये रेखा कहलाती है वक्र की अभिलंब। यही दोनों चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब, इनकी समीकरण अगर निकालें वो कैसे निकाल सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यही लिखा, यदि किसी वक्र y = fx के बिंदु x1 y1 पर, यानी ये ध्यान रखें जो बिंदु होगा ये वक्र पर ही होना चाहिए। ये वक्र पर ही, कोई वक्र पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, उनमें से कोई सा एक बिंदु आपको दे देंगे। अब इस बिंदु पर सबसे पहला काम हमारा यह है स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना। और ये शायद मैंने एक दिन आपको बताया था, जब रोले की प्रमेय और लैग्रांजे की प्रमेय मैंने बताए थे, तब मैंने कहा था ये चीज आप केवल अभी के लिए याद रखेंगे, जब ये टॉपिक आएगा तब मैं बताऊंगा कि ये क्यों होता है ऐसा, वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और मैंने जब क्या बात बताई थी, अगर हम इसका अवकलन कर दें, यानी कि dy/dx, ये देखिए मैंने यहां लिखा, जो भी आए अवकलन करके, यहां तो f' आएगा, मैंने तो यहां केवल देखिए dy/dx लिख के ही छोड़ दिया। अब ये जो भी आए हम इसका अवकलन करेंगे, लेकिन अवकलन करने का मतलब है हम अवकलन करके नहीं छोड़ेंगे, केवल जो अवकलन करके आएगा उसमें हम बिंदु के निर्देशांक भी रखेंगे।
तो ये जो एक संख्या निकल के आएगी वो होती है स्पर्श रेखा की परिवर्तन। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, मैं बहुत सिंपल सा देता हूं। मान लीजिए एक वक्र है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बिंदु दे रखा है आपको 1,1, यानी वक्र के बिंदु 1,1 और वक्र पर बिंदु होगा भी ये। क्यों, मैं आपको पहले बता देता हूं, ये चेक आप भी कर सकते हैं। मैंने x का मान 1 रखा, y का मान 1 रखा, क्योंकि x का मान भी 1 है, y का मान भी 1, इसे संतुष्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और y का मान 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1। या पहले ही पता लगा सकते हैं कोई वक्र बिंदु पर है, यानी कोई बिंदु वक्र पर है, वो उसे संतुष्ट करेगा। ये इस बात का प्रूफ है कि वो बिंदु वक्र पर है। अब मैं कहता हूं अगर मैं इसका अवकलन करूं, यानी कि dy अपॉन dx, वो कितना आएगा 2x। अब इसका मतलब ये नहीं कि परिमरता यही हो गई, हमने अवकलन करके लिख दिया। हमें इसमें बिंदु के निर्देशांक भी रखने हैं। अगर x और y दोनों आते हैं यहां पे अवकलन करके तो हमें दोनों रखने हैं। अगर केवल x आ रहा है तो केवल x का मान रखना है, केवल y आ रहा है तो केवल y का मान रखना है। यहां देखिए केवल x ही आ रहा है और x का मान कितना है 1, तो यानी कि 2 गुणा 1, वो कितना हो गया 2। तो इस वक्र के बिंदु 1,1 पर जो स्पर्श रेखा की परिमरता है वो कितनी है 2। आपको यही निकालना है पूरी प्रश्नावली में, स्पर्श रेखा की परिमरता बिल्कुल ऐसे ही निकालनी है। तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया। अब ये तो देखिए कंप्लीट हो गया, स्पर्श रेखा की परिमरता dy अपॉन dx, बिंदु के निर्देशांक रख देंगे आप। अब आती है अभिलंब की परिमरता। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जब मैंने सरल रेखाएं आपको पढ़ाई थी। एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, सरल रेखाएं। मान लीजिए पहली रेखा की परिमरता है m1, ये स्पर्श रेखा है, मान लीजिए इसकी परिमरता m1 है, और जो ये अभिलंब है इसकी परिमरता मान लीजिए m2 है। स्पर्श रेखा की m1 है, इसकी है m2। ये आप लोग पढ़ चुके हैं बात। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो m1 बराबर कितना होता है m2 के, ये आप पढ़ चुके हैं 11th में। यहां समांतर नहीं है। अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं, जैसे कि यहां पर है, ये स्पर्श रेखा और ये अभिलंब आपस में कैसी है लंबवत। अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं तो स्पर्श रेखा की परिमरता यानी पहली रेखा की परिमरता मान लीजिए m1 है और दूसरी रेखा यानी अभिलंब की परिमरता मान लीजिए m2 है। तो इनमें एक संबंध होता है, और वो क्या संबंध होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -k1। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -k1। इसका मतलब है, मैं देखिए यहां लिख के दिखाता हूं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -k1। अब मान लीजिए स्पर्श रेखा की परिमरता m1 है, तो ये चला गया बटे में, तो हम इसे यही तो लिखेंगे m2 बराबर -1/m1, यानी अभिलंब की परिमरता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की परिमरता। यही चीज यहां लिखूंगा मैं, अभिलंब की परिमरता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की परिमरता, यानी कि यही चीज dy अपॉन dx, लेकिन बिंदु के निर्देशांक भी रखनी। अब मैं अगर आपसे कहता हूं इसी क्वेश्चन में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ऊपर, स्पर्श रेखा की परिमरता वो तो 2 हो गई। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कहें अभिलंब की परिमरता कितनी होगी, तो वो हो गई -1 बटे स्पर्श रेखा की परिमरता। ये अभिलंब की परिमरता निकल आई। यही मैंने देखिए यहां लिखा। तो जो मैंने आपको अभी बताया वो परिमरता निकालना बताया, यानी स्पर्श रेखा की परिमरता किसी वक्र पर और किसी वक्र के किसी बिंदु पर कैसे निकालते हैं और अभिलंब की परिमरता कैसे निकालते हैं, ये चीज तो देखिए मैंने बताई अभी। अब आती है स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, यानी वक्र के इस बिंदु पर x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना। तो आप लोग देखिए एक चीज पढ़ चुके हैं, सूत्र, किसी रेखा का समीकरण हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें एक बिंदु पता है और परिमरता पता है, समीकरण कैसे निकलेगी, y माइनस y1 बराबर परिमरता, मैं इसे m लिखवाता था 11th क्लास में, गुणा x माइनस x1।
और मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे हम किसी भी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता गुणा x माइनस एक्स वन। अब लेकिन ये प्रवणता पहले मैं m लिखवाता था, अब यहां मैं m नहीं लिखूंगा, क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहा हूं तो मुझे स्पर्श रेखा की ही प्रवणता चाहिए। और स्पर्श रेखा की प्रवणता वो देखिए ये है dy अपॉन dx। लेकिन जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं ये बात ध्यान रखें, उसके निर्देशांक भी हमें रखने हैं। ये बात तो मैंने ऊपर भी बताई थी, ये बात मैंने यहां भी ऐसे लिखी है, यानी y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता गुणा x माइनस एक्स वन। अब आती है देखिए अभिलंब का समीकरण। अभिलंब भी एक रेखा ही होती है, हम इसका समीकरण कैसे निकालें? तो सूत्र तो यही लगेगा y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता गुणा x माइनस एक्स वन। लेकिन ये प्रवणता जो आप रखेंगे अभिलंब की प्रवणता होगी, और अभिलंब की प्रवणता वो ये लिखी हुई है माइनस के वन बटे dy अपॉन dx x1 y1। ये बात आप ध्यान रखें, अगर आपसे स्पर्श रेखा की समीकरण निकलवाते हैं तो प्रवणता स्पर्श रेखा की रखेंगे, और अगर अभिलंब की समीकरण निकलवाते हैं तो प्रवणता अभिलंब की रखेंगे। जिस बिंदु पे निकालते हैं वो हमेशा यहां आएगा x1 y1, और इस वाले x और y की जगह कुछ नहीं आएगा। अब मान लीजिए यही आपसे कहते हैं, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपसे निकलवाते हैं तो पहले तो आप प्रवणता ही निकालेंगे। अब आती है समीकरण की बात, तो देखिए y माइनस वाई वन, क्योंकि बिंदु तो यही है x1 y1, तो y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता गुणा x माइनस एक्स वन। इसे सॉल्व करेंगे स्पर्श रेखा की समीकरण आ जाएगी, और बिल्कुल ऐसे ही y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता गुणा x माइनस एक्स वन। इसे सॉल्व करेंगे तो अभिलंब की समीकरण आ जाएगी, क्योंकि अभिलंब की प्रवणता थी। तो ये आपको सबसे पहला काम जो सीखना था वो प्रवणता निकालना आना चाहिए। अगर आपको प्रवणता आती है तो आप समीकरण भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ 11th क्लास का ही मैं आपको रिवाइज भी करवाता हूं कि 11th क्लास में आप क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं। उसमें देखिए सबसे पहला, अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता कितनी होगी, और अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता कितनी होगी। तो देखिए मैं आपसे कह रहा था प्रवणता का जो सूत्र होता है वो होता है tan थीटा, और थीटा कोण कौन सा होता है देखिए इस चित्र में बता रहा हूं। ये मान लीजिए मूल बिंदु है, ये y अक्ष और ये x अक्ष है। तो प्रवणता जो होती है x अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ रेखा जितना कोण बनाती है उसके tan थीटा का मान। बाईं तरफ का कोण नहीं देखना है, ये तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो गई। दाईं तरफ का कोण यानी x अक्ष के धनात्मक दिशा, ये जितना कोण होता है उसका tan थीटा अगर हम निकालें वो होती है रेखा की प्रवणता। तो अब देखिए कोई रेखा अगर x अक्ष के समांतर है, मान लीजिए कोई रेखा x अक्ष के समांतर है इस तरीके से, तो ये x अक्ष से कितना कोण बनाएगी, 0। देख लीजिए कोई रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो वो x अक्ष से कितना कोण बनाएगी, 0। और प्रवणता कितनी होती है, tan थीटा यानी कि tan 0। वो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, और tan 0 का मान कितना होता है, 0। फिर एक बार देखिए अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है यानी कि इस तरीके से, ये देखिए y अक्ष के समांतर है, तो ये x अक्ष से कितना कोण बनाती है, ये बनाती है 90 का, और tan 90 का मान कितना होता है, अनंत। यानी कोई रेखा अगर y अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता कितनी होगी, अनंत। ये आपको याद रखनी है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहां ये बात लिखा। अब देखिए फिर एक बात आती है, अगर कोई रेखा दोनों अक्षों से बराबर कोण बनाती है, यानी x और y दोनों अक्षों से बराबर कोण बनाती है, या दोनों अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों अक्षों से बराबर कोण बनाती है या दोनों अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है। चलिए मैं चित्र से बताता हूं आपको।
मान लीजिए ये मैंने बनाया है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ये मूल बिंदु, ये है वाई अक्ष, ये है एक्स और ये एक्स की ऋणात्मक दिशा। तो मान लीजिए ये रेखा की बात मैं कर रहा हूं, ये रेखा ऐसी है जो दोनों अक्षों से बराबर कोण बना रही है। अब ये कितना होगा, अगर मान लीजिए 90 है तो ये 45 होगा, ये भी कितना होगा 45। दोनों अक्षों से बराबर कोण बनाने का मतलब ये है कि ये भी 45 होगा और ये भी 45। लेकिन ये रेखा जरूरी नहीं कि इधर पहले चतुर्थांश में बन रही हो, ये दूसरे में भी हो सकती है। क्योंकि देखिए ये भी हो सकता है ये वाला कोण 45, ये वाला कोण 45। तो मुझे ऐसी स्थिति में दो रेखाएं अगर संभव हैं तो दोनों की रेखाएं की प्रवणता भी अलग अलग होगी। वो कैसे निकालें, पहले मैं चलिए इस रेखा की बात करता हूं। ये रेखा 45 का कोण बनाती है क्योंकि हमें दाईं तरफ का चाहिए, तो इसकी प्रवणता हो गई tan 45। ये देखिए मैंने यहां लिख दिया। या अब इस रेखा की बात आई, ये रेखा कितना बनाती है 45, लेकिन मैंने कहा था इधर का कोण हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना है दाईं तरफ का कोण और ये होगा 135। क्योंकि 45 तो ये कितना बचा 135, यानी इस रेखा की जो प्रवणता हुई वो हो गई tan 135। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई रेखा दोनों अक्षों से बराबर कोण बनाती है तो या तो उसकी प्रवणता होगी tan 45 या होगी tan 135। इसका मतलब tan 45 का मान कितना होता है 1, या तो प्रवणता 1 होगी या कितनी होगी -1। हम दोनों से ही करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, +1 से भी करेंगे -1 से, क्योंकि इसके दो उत्तर संभव होंगे, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब आगे देखिए अंतःखंड वाली बात और बता दूं। अंतःखंड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये रेखा है तो ये एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मूल बिंदु से वहां तक की दूरी, ये कहलाती है अंतःखंड। ऐसे ही वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो मूल बिंदु से यहां तक की दूरी, ये भी क्या कहलाएगी अंतःखंड। बस ये है, ये एक्स अंतःखंड कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा वाई अंतःखंड। तो अगर ये दोनों अंतःखंड समान हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कोण भी समान बना रही हो, यानी 45 45। यही देखिए इधर भी हुआ, ये एक्स अंतःखंड है ये वाई अंतःखंड है, ये समान कोण बना रही है। अब देखिए इसका चौथा पार्ट मैंने क्या लिखा, यदि किसी रेखा का समीकरण आपको दे रखा है, सीधे समीकरण भी लिख के दे देते हैं कभी कभी, जैसे 3x + 2y + 5 = 0, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया व्यापक समीकरण। यदि किसी रेखा का समीकरण ax + by + c = 0 है, एबीसी या नियतांक हैं, तो इस रेखा की प्रवणता कैसे निकालें। इसके लिए आप सीधा सूत्र याद रख लीजिए, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। इसका सूत्र है -x का गुणांक बटे y का गुणांक। माइनस तो आएगा ही, x का गुणांक बटे y का गुणांक, यानी कि जैसे मैं अगर इसी में ही निकालूं तो -x का गुणांक कितना है a बटे y का गुणांक कितना है b, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। ये किसी भी समीकरण की हम परिवर्तन निकाल सकते हैं। अब आती है देखिए एक बात और जो मैंने अभी बोली भी थी सबसे पहले, अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनकी प्रवणता आपस में कैसी होती है बराबर, यानी m1 बराबर m2। और अगर दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो उनमें क्या संबंध होता है m1 × m2 बराबर -k1। ये देखिए मैंने आपको बताई। और प्रवणता कैसे निकालते हैं, अगर आपको कोण दे रखा है तो प्रवणता निकालते हैं m बराबर tan थीटा। और प्रवणता का एक सूत्र और भी है, आप लोग पढ़ चुके हैं, y2 - y1 बटे x2 - x1। वो मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो आपको मोस्टली याद होती। तो देखिए जो इस टॉपिक की थी, जितने सूत्र थे अभी के लिए फिलहाल वो मैंने ये बताए, स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। मैंने इससे संबंधित कुछ 11th क्लास का भी आपको रिवीजन कराया। अब मैं आपको ये चीज और बताता हूं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ये dy/dx ही क्यों होती है। देखिए अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि किसी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता वो dy/dx ही क्यों होती है, यानी f' भी कह सकते हैं आप उसे। कोई वक्र अगर आपको दे रखा है y = fx, तो उसकी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता वो f' यानी कि dy/dx।
ये क्यों होती है, इसके लिए देखिए मैंने वही काम एक बार फिर किया। वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ मैंने बनाया, यानी वक्र का ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का, वो मैंने ये दिखाया। इस पे मैंने अभी दो बिंदु लिए। मान लीजिए वक्र पर दो बिंदु हैं, पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2, इन्हें आपस में मिला भी दिया। ये वक्र की जीवा कहलाई, जो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, शायद 9th में भी पढ़ चुके होंगे। किसी वृत्त की जीवा, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, ऐसी रेखा, वो वृत्त की जीवा कहलाती है। तो ये देखिए वक्र की जीवा, क्योंकि वक्र तो कुछ भी हो सकता है। वक्र के दो बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला दें तो जो ये रेखा बनती है वो कहलाती है वक्र की जीवा। तो इस जीवा की परिमरता अगर मैं निकालूं, यानी बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 से होकर जाने वाली वक्र की जीवा की परिमरता, वो आप लोग सूत्र पढ़ भी चुके हैं, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। वो देखिए मैंने यहां भी लिखा। अब y2 का मान वो कितना होगा fx2, क्योंकि x का मान x2 है तो y का मान कितना है y2, तो y2 का मान कितना हो गया fx2, और y1 का मान कितना होगा fx1, क्योंकि अगर x का मान x1 है तो y का मान कितना है y1, तो y2 का मान fx2, y1 का मान fx1, fx2 माइनस fx1 बटे x2 माइनस x1, ये हो गई जीवा की परिमरता। अब आपको ये सूत्र देखिए बहुत बार मैं समझा भी चुका हूं, रोले की परिमेय में भी मैंने बताया, लेग्रांजे की परिमेय में, अवकलन दर के परिवर्तन के रूप में, उसमें भी ये बात बताई थी, और वृद्धिमान और ह्रासमान फलन में भी ये चीज बताई थी। अब देखिए फिर एक बार आती है, लेकिन यही परिमरता क्यों होगी, यानी f डैश x। तो मैंने आपको जब बात बताई थी x2 और x1 में अगर बहुत सूक्ष्म अंतर है, अगर x1 और x2 में अंतर जो है बहुत सूक्ष्म है, मान लीजिए x2 माइनस x1, ये बराबर h है, और ये h जो है बहुत सूक्ष्म राशि है, जैसे 0.01, यानी x1 और x2 बहुत नजदीक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, तो ये सूत्र बदल जाएगा। यानी x2 का मान वो तो हो गया x1 प्लस h, वो देखिए मैंने यहां रख दिया x1 प्लस h, ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और ये भी मैंने h लिख दिया, fx1 प्लस h माइनस के fx1 बटे h। और ये चीज मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि जब भी मैंने आपको बताई थी, अगर ये h बहुत सूक्ष्म राशि है तो इसका मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि h 0 के नजदीक, यानी बहुत सूक्ष्म राशि है जो 0 के आसपास कहीं ना कहीं होगी। fx1 प्लस h माइनस के fx1 बटे h। और ये सूत्र आपको देखिए पढ़ा हुआ लगेगा अवकलज का, यानी ये सूत्र किसका हो गया f डैश x का, लेकिन यहां x नहीं आएगा क्योंकि यहां पे इस समय क्या लिखा हुआ है x1, इसका मतलब ये f डैश x1 हुआ, यानी इस जीवा की परिमरता वो हो गई f डैश x। लेकिन ये जीवा की परिमरता है, आप लोग ये सोचेंगे कि ये स्पर्श रेखा कैसे होगी फिर, अब मैं आपको बताता हूं वो इसी चित्र में। मान लीजिए अगर x1 और x2 में बहुत कम अंतर है, यानी मान लीजिए x1 यहां पर है, x2 भी बिल्कुल बहुत आसपास, बहुत सूक्ष्म अंतर है, वो यहीं पर है, तो ये बिंदु ये बिल्कुल इससे मैच करेगा यहां तक, जो कि बहुत आसपास होगा। इस बिंदु में और इस बिंदु में बहुत कम अंतर है, जिसे आप नगण्य भी कह सकते हैं। तो ये रेखा जो है इस समय वो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा, यानी कि वो ऐसी हो जाएगी, क्योंकि जब ये बिंदु इसके नजदीक आ जाएगा, बहुत नजदीक, तो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा वो ऐसे हो जाएगी, और ये इस समय क्या होगी स्पर्श रेखा, यानी ये जो जीवा है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, स्पर्श रेखा में। तो ये जो परिमरता है ये जीवा की नहीं होगी, ये किसकी होगी, स्पर्श रेखा की परिमरता। और स्पर्श रेखा की परिमरता वही क्या हो गई f डैश x1। यही चीज मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि हम लोग तो सीधा अवकलन करके लिख देते हैं, स्पर्श रेखा की परिमरता अवकलन कर दिया,
बिंदु के निर्देशांक भी रख दिए। लेकिन ये क्यों होती है एफ डैश एक्स, उसका कारण वो मैंने ये बताया, क्योंकि उस कंडीशन में जो जीवा है वो स्पर्श रेखा में कन्वर्ट हो जाती है। यानी हम इसका अवकलन कर दें और फिर अवकलन करने के बाद उसी बिंदु के निर्देशांक भी रख दें। देखिए जैसे ये आ रहा था, तो ये हो गई स्पर्श रेखा की परिमरता। तो ये एक इसका ज्योमेट्रिकल रीजन था, यानी ज्यामितीय निरूपण, कि किसी वक्र की स्पर्श रेखा की परिमरता एफ डैश एक्स ही क्यों होती है। इस टॉपिक में देखिए मैंने जो आपको बात बताई, वो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, उसकी परिमरता कैसे निकालते हैं, अभिलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं, उसकी परिमरता कैसे निकालते हैं, ये इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। इसकी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 6.3 वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।